आज किडनी की डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में इस तरह से 4 लाइनें ड्रॉ कर दो। तुम्हारी जो बीच की लाइन है दोनों वो थोड़ी क्लोज है बाकियों से, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले नीचे से आप इस तरह से इसको एक सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। एक और बना दो इसके साथ, और ये यहाँ तक बन गया। दूसरे का भी बनाना है तो ये वाली चीज़ उसमें डबलिंग आ जाएगी, तो ये ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से इसके लिए भी ऐसे बंद किया और फिर दोबारा इसे ऐसे क्लोज़ करके बंद कर दिया। इसे पहले वाले को भी आपने ऐसे आप राउंड कर सकते हो, सही है। तो सेमी सर्कल बनाया आपने दोनों के नीचे, ऐसे ही ऊपर भी इसे क्लोज़ कर दो, क्योंकि ये दो डिफरेंट वेसल्स हैं, एक आर्टरीज़ है और एक वेन्स है। अब आपको किडनी बनानी है। ये वाली किडनी थोड़ी सी ऊंचाई पे होती है, और कॉपी से बनाना थोड़ा इसलिए इजी होता है क्योंकि आप लाइनें अपनी काउंट कर सकते हो। तो अब आपके पास ये ऐसे करके आपके पास आ गया, तो ये आपकी एक किडनी हो गई। इस वाली को देखो हमने इस लाइन से ऊपर बनाया, तो कोशिश करो इस वाली को इस लाइन से टच करके बनाए, ताकि हाँ, एक किडनी थोड़ी ऊंची होती है और एक किडनी नीचे होती है, ये बात हमारी सही हो जाए। और ये हमने इसे बना दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। किडनी से 3 जाएंगी वेसल्स, तो एक वेसल तो यहीं जुड़ जाती है, एक वेसल तुम्हारी दूसरे वाले से जुड़ती है, इससे जोड़ दो, और एक वेसल्स नीचे जाएगी, तो हमने उसे नीचे पहुंचा दिया। चलिए बाद में पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ से भी एक यहीं पे जाएगी, एक दूसरी वाली दूसरे वाले को टच करेगी, तो ये आ गई तुम्हारे पास सेकंड, और इसकी भी एक जो है वो नीचे जाएगी। ये क्लियर हुआ सबको। अब उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में तुम्हें बनाना है ब्लैडर, यानी कि यूरेनरी ब्लैडर। यूरेट्रा अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए एक लाइन और चाहिए। तो उसी के साथ साथ बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेट्रा, और कहाँ जाके कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है आपका यूरेनरी ब्लैडर में, जहाँ पर ब्लड कलेक्ट होता है। तो ये आपने बहुत केयरफुली इरेज़र से, अगर आपको मोटा पतला हो गया हो तो आप इरेज़र से रब कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया फाइनल। तो अब है आपके लिए, देखा आपने कि ये आपकी किडनी है, लेफ़्ट किडनी, और यहाँ से एक इस वाली आर्टरी से जुड़ती है जो कि वेन है, तो ये है आपकी रेनल वेन, ये है आपकी रेनल आर्टरीज़, ये वाली आर्टरीज़ है, और ये वाला है तुम्हारे पास रेनल वेन। जो भी किससे जुड़ेगा, जो भी चीज़ तुम्हारी किडनी से बिलोंग करती है वो सारी रेनल के नाम से जानी जाती है। और ये आपके पास किडनी है, ओके है, और ये आपके पास यूरेटर है, जहाँ से पेयर होता है यूरेटर का, एक इस साइड है एक इस साइड है। ये आपका ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं जिसे, और ये आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा। तो ये इतना इजी डायग्राम होता है, बहुत ही फास्ट बन सकता है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से बनाना तो कुछ भी गलत नहीं बनेगा। तो ये रेनल, सबसे पहले आपने 4 लाइनें ड्रॉ की, जिसमें से बीच वाली लाइन थोड़ी सी पास थी, ठीक। फिर इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ किए, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर किडनी ड्रॉ कर दी, एक को थोड़ी सी हाइट पे और एक को थोड़ी कम हाइट पे रखने की कोशिश की। तो और ये नेमिंग भी हो गई इसकी। अब शुरू करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के लिए आप सबसे पहले एक छोटा सा इस तरह से बनाएं, दो थोड़ा से गैप में, और इससे जैसे आप मटका बनाते हैं ऐसे इसे पूरा कर दें, ठीक है। फिर इसी के बाहर से ऐसे करके निकालें और इसको एक बाउंड्री और दे दें, यहाँ तक ले आए, इसे दोनों को ले आए। अब यहाँ से ये बहुत आसान हो जाता है, ये करा, जैसे जैसे ये आ रहा होगा, देखो ये बिल्कुल डिज़ाइन है और ये बिल्कुल सेम बनना चाहिए। और इसे अब नीचे ले आओ, क्लियर सबको, ये भी यहाँ तक हो गया।
अब उसके बाद इसी को साथ साथ पतला मत करना, जितनी थिकनेस एक जगह पे होगी उतनी ही थिकनेस आगे भी होगी। ओके, जैसे आपको सूट करता है वैसे बनाते चले जाओ। ये कंप्लीट। एक बार फिर यहाँ से ऐसे तिकोना सा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी ऐसे करके जॉइन कर दो। अब यहाँ से आपका ये बनेगा क्लीन ब्लड, जहाँ पर जाना है ये सीधी लाइन। इस लाइन में भी हमें रब करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन फ़िलहाल आप इसे बना सकते हो। एक आउटर कवरिंग, एक आउटर ढांचा तो आपके पास बन गया। इसमें जो सबसे पहला है, बस ये जो शेप है जिसमें आपने पहले इसे ऐसे करा खड़ा, एक बार फिर देखो ऐसे करा था आपने थोड़ा से गैप में, और इसे एक मटके की तरह बना दिया था, ऐसे बनाया था। फिर उसके बाद बस इसकी ही 4 दीवारी ऐसे करके पूरी कर दी, ठीक। और फिर यहाँ से इस तरह से राउंड करके आप लेके गए। तो ये तो आपने ये बनाया। अब इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, जो भी आपने एक्स्ट्रा जो भी बना है और जो यूजलेस है तो वो हम रब कर देते हैं। तो ये आपके पास एक तैयार हो गया ढांचा। अब है आपके इसकी नेमिंग वगैरह करना, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज डालना। सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज डाल देते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज डालने के लिए ये यहाँ से एक ब्लड कैपिलरीज आएगी, और ये देखो ऐसे करके इसे ऐसे करके, क्योंकि ये बंडल है, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, तो ऐसे ऐसे करके आप इसे दिखा सकते हो। और यहीं से ये ब्लड कैपिलरीज बाहर निकलेगी और इसको सराउंड करेगी, मतलब इसके तरफ। मगर ये कभी भी इतनी पतली तो हो नहीं सकती, तो ये सबसे मुश्किल काम लगता है कि इसके साथ साथ आपको एक बहुत बारीक ट्यूब बनाने के लिए इसे बहुत ही बारीकी से इसके साथ साथ एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, क्लियर। इस तरह से इसे ला सकते हो। यहाँ से अभी और एक करते चला करो, दूसरी अपने आप हो जाती है। अब इसी के बराबर बिल्कुल बगल से आपको ये ले जानी है। मोटी पतली हो सकती है कहीं पे, तो आप उसे कोशिश करो कि आपको बिल्कुल बराबर बनानी है। ये हो गया, और ये यहाँ तक पहुँच गए थे हम। एक बार फिर इसके साथ अब हमने एकदम लंबी बना दी। अब इसके साथ साथ वाली इसे, और हो सके तो अगर इसे रेड पेन से बना दोगे तो एकदम क्लियर पता चलेगा कि जो हमने बनाया है वो ब्लड कैपिलरीज है, जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ लगाई गई है। तो अभी आपके पास ये पहुँची बाहर, और यहाँ से इसने क्लीन ब्लड बाहर पहुँचा दिया। ये हो गया। ये डक है, तो इस डक को थोड़ा बना लेते हैं, बीच बीच में थोड़ा रब कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही से तो क्लीन ब्लड नहीं जाएगा ना, तो और भी ब्लड क्लीन जाएंगे। तो बीच में इसमें 2-3 बना दो इस तरह से। तो क्योंकि ये डक होती है, तो यहाँ से या यहाँ से इस तरह से सोचो कि यहाँ से, और भी हमने तो क्लियरिटी के लिए एक ही नेफ्रॉन बनाया है, लेकिन तुम्हें पता है कि इसमें तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, तो और भी तो नेफ्रॉन्स होंगे जो यहाँ डक में ब्लड को, अपने यूरिन को कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो आपने देखा ये आपका बन गया यूरिनरी डक, ठीक है। अब जो चीज़ आपके यहाँ डबलिंग आई है, जैसे इसके अंदर की डबलिंग है, तो इसे बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले को रब करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ये डबलिंग आ गई। तो ये जो डबलिंग आ जाती है इसमें इसे रब करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से तो ब्लड कैपिलरीज दिखेंगी, तो ब्लड कैपिलरीज सही से दिखनी चाहिए, चाहे वो अंदर वाला दिखे ना दिखे। रब हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आप उसे कवर कर लेना, ठीक है। अब है आपके पास ये, तो अब इसे अकेला छोड़ देना और इसे कंप्लीट करना, ठीक। तो इसे रब हो भी जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि वो रब होने के बाद भी दोबारा बन सकता है, क्योंकि अगर हमने इसे रब नहीं किया तो वो लगेगा कि डबल हो रहा है बस। इसीलिए कहते हैं पहले ही रफ हाथ से बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। किसको नहीं दिखाना, आपको नीचे वाले को रब करना है, लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज ऊपर से जा रही है उसे आपको शो करना ही पड़ेगा। तो ये आपके पास पूरा बन गया डायग्राम। तो
इजी था। ये तुम्हारी बुक में बहुत अजीब तरीके से दे रखा है, तो उसे आप फॉलो मत करना क्योंकि बहुत बकवास है, उससे वो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको यही फॉलो करना है। तो आप इसे कंप्लीट करते चलो। ये आपके पास पूरी ब्लड कैपिलरीज आ गई। अब ब्लड एंटर कहाँ से होता है? ब्लड एंटर यहाँ से होता है ग्लमरस में, और यहाँ फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है और कुछ ना कुछ यहाँ फिल्ट्रेट आ जाता है। तो जहाँ ये इकट्ठा हो रखा है वो क्या कहलाता है? आपका फिल्ट्रेट। अब हम नेमिंग करने जा रहे हैं। तो ये फिल्ट्रेट होता है। जो एरोज़ आप बना सकते हो, ये अंदर वाले एरोज़ हैं जिनसे ब्लड जा रहा है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी हैं जिसको क्या होना है? रीअब्जॉर्ब होना है। तो ये रीअब्जॉर्ब होता चला जाएगा। इसमें से सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब वो सारी अच्छी चीज़ें हैं क्या? पहले वो देख लेते हैं। वो अच्छी चीज़ें हैं आपकी ऑल ग्लूकोज। यहाँ से रीअब्जॉर्ब क्या क्या हुआ? ऑल ग्लूकोज, ऑल एमिनो एसिड, सारा एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड प्रोटीन की ही एक फॉर्म है, तो वो भी काम की चीज़ है। मोस्ट सॉल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट, क्योंकि कुछ ही सॉल्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। एंड मोस्ट वाटर, 99% वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड रीअब्जॉर्ब, तो यहाँ हो जाता है रीअब्जॉर्ब। तो ये 4 चीज़ें हैं जो रीअब्जॉर्ब बन जाती हैं, और जो नहीं रीअब्जॉर्ब होता वो यूरिया और यूरिक एसिड होता है। तो यहाँ से जब रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ तक जो आपका बचता है वो कहाँ लिखें? चलो यहाँ लिखते हैं। जो बचता है वो होता है सम वाटर, क्योंकि यूरिन बन गया फाइनली। सम वाटर, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो वो यहाँ तक मैं आपके पास पहुँच गया, क्योंकि यहाँ के बाद तो उसे कहाँ घुसना है? यूरिनरी डक्ट में घुसना है। तो ये आपका क्लीन ब्लड लेके, ये वाला ये जो जा रहा है, ये आपका लेके क्या जा रहा है? ये आपका क्लीन ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। और डर्टी ब्लड कहाँ से एंटर हो रहा है? यहाँ से आपका डर्टी ब्लड एंटर हो रहा है। इस पूरे यहाँ से जो ये कर्व बना हुआ है, इसे कहते क्या है? ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या कहते हैं? इसे ट्यूब्यूल कहते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? बोवन कैप्सूल। और इसके अंदर जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ग्लर्मलस। तो वो क्या कहलाता है? आपका ग्लर्मलस। तो इसकी स्पेलिंग GLO, ग्लोमरलस, MERLUS, ग्लर्मलस। और ये आपका कप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? बोवन कैप्सूल। तो इसको कहते हैं बो। इनके नाम इतने अजीब अजीब क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनके साइंटिस्ट के नाम हैं, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया, जिन्होंने इनके बारे में बताया, उन्हीं के नामों से इसके नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। और ये यूरिनरी डक्ट है, यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है, तो ये कंप्लीट। कुछ और चीज़ें देखते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज हैं, पहले टाइप 2 चीज़ों से नेफ्रॉन कंसिस्ट होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर से और एक ट्यूब्यूल से। एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं बोवन कैप्सूल, और एक है तुम्हारा ट्यूब्यूल। तो ये 2 चीज़ों से कंसिस्ट होता है। तो ट्यूब्यूल का एक एंड कनेक्ट होता है बोवन कैप्सूल से, और दूसरा एंड कनेक्ट होता है किससे? यूरिनरी डक्ट से, जहाँ पर ब्लड तुम्हारा यूरिन कलेक्ट होना है वहाँ से जॉइन होता है। जो ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर एंटर होती है ग्लर्मलस के, उसका एक एंड यहाँ से बाहर निकलता है और वो ट्यूब्यूल को चारों तरफ से क्या करता है? कवर करता है, ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो रीअब्जॉर्प्शन की वजह से जो भी ब्लड यहाँ एंटर हो गया, एक बार फिर वो सारी काम की चीज़ें और ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इन ब्लड कैपिलरीज ने उन्हें रीअब्जॉर्ब कर दिया और क्लीन ब्लड को बॉडी में वापस भेज दिया। सारे ग्लूकोज वापस बॉडी में चला गया, सारा अमीनो एसिड बॉडी में चला गया, और मोस्ट सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब अगेन हो गया। तो जो यहाँ से निकला था वो फिल्ट्रेट था, और फिल्ट्रेट क्या होता है? जो कि छनने के बाद बाहर निकल जाता है। कुछ सेल्स, ब्लड सेल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, वो कभी भी फिल्ट्रेट में नहीं आते, वो ब्लड में ही रहते हैं, वापस चले जाते हैं, और ये इसका रीअब्जॉर्प्शन है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का फंक्शन अब मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से आ गया होगा।